प्रिय दर्शकों, एक नए सेटअप में आज आपको ले आया हूँ। हमेशा आप मेरे पीछे किताबों का एक ढेर देखते हैं, लेकिन आज कुछ और ही मंज़र आपको दिखाई दे रहा है। और इस वक्त हम लोग अलबिर के उस स्टूडियो में हैं जहाँ इस वीडियो को शूट किया जा रहा है। और मुझे खुशी हो रही है कि हम इस सेटअप के अंदर में आ गए हैं जो इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया है। सो फाइन एनफ, लेट अस वेलकम all of you, let me welcome all of you in this new setup. लेकिन विषय तो हमारे वही रहेंगे जिन पर हम लोग बातचीत करते ही रहे हैं, कानून, कानून और कानून। विधि विषयक जानकारी देने के लिए हमने अपना ये प्रयास शुरू किया था और पिछले चंद एक एपिसोड्स मैंने दीवानी प्रक्रिया संहिता सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इस पर रिकॉर्ड कराए थे। प्रोसीजर कोड अपने आप में एक बहुत ही वास्ट किस्म का सब्जेक्ट है और सिविल सूट के इंस्टीट्यूट किए जाने से लेकर उसका अंतिम निर्णय आने तक सिविल प्रोसीजर कोड के अलग अलग प्रोविजंस एप्लीकेबल होते ही रहते हैं। और ये भी समझ लीजिए कि दावा तो यूँ कह लीजिए कि डिक्री हो जाने के बाद में समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर फर्स्ट अपील, सेकंड अपील और कहीं सुप्रीम कोर्ट तक के जाने की जो प्रक्रिया है वो हमें सीपीसी में मिलती है। सो इट डज़ अपीयर टू बी अ वेरी लॉन्ग एंड टायरिंग जर्नी एंड ड्यू टू द procedural constraints again our court do not find it possible to dispose of the matter within a time bound frame. One will have to think over the entire procedure code and हमें इस प्रकार के सुझाव कहीं सरकार को देने पड़ेंगे कि बड़े प्रदीर्घ काल तक जो न्याय प्रलंबित मामले हैं उनको एक रिक्विजिट टाइम फ्रेम में, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में हम किस तरह से डिस्पोज कर सकते हैं। साथियों, आज जिस विषय पर बात करनी है उसके सिलसिले में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी बातें आपसे करता चलूँ। दीवानी दावा है, दीवानी मैटर है, आपने कोर्ट में दाखिल कर दिया और हमारे यहाँ कभी जोक्युलरली मजाक के तौर पर यह भी कहा जाता है कि बाप अपनी हयात में दावा दाखिल करता है और उसका अंतिम निर्णय उसके बेटे या पोते की हयात में होता है। तो ये है साहब, इस बात से कोई इनकार नहीं कि नॉट नेसेसरीली कि अगर समझ लीजिए मैंने दावा लगाया है तो मेरी अपनी हयात में ही उस दावे का अंतिम निर्णय हो जाए। कहीं इस बात का इम्कान भी है, कहीं इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि आई मे नॉट गेट अ डिसीजन इन माई लाइफ टाइम and then my children, perhaps grandchildren will have to follow the suit. अब ऐसे में होता ही है, आप देखिए कि एक आदमी जिसने दावा लगाया है या एक व्यक्ति जिसके अगेंस्ट दावा दाखिल किया गया है, उसका अगर देहांत हो जाए तब क्या करना है। ऑफ कोर्स नेचुरल कोर्स के अंदर में यही समझा जाता है और यही होना है कि अगर व्यक्ति का देहांत हो भी गया, फिर वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, एपेलेंट हो या रेस्पोंडेंट हो, इसी तरह से एप्लीकेंट हो या अपोनेंट हो, मैटर की समाप्ति नहीं होती। ऐसे में होता यह है कि जिस पार्टी का देहांत हो गया है उसकी जगह पर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को रिकॉर्ड पर लाने के लिए मरने वाले व्यक्ति के मरने के उपरांत 90 दिनों के अंदर में within 90 days there will have to be an application for bringing his legal representatives on record. तो कहीं हमारे वकील भाई और बहनें इन बातों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुन लें, क्योंकि ये भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर we try to be lax, हम थोड़ी सी सुस्ती कर जाते हैं और जितनी यूँ कह लीजिए कि हमें सतर्कता ये स्टेज पर बरतनी होती है, कहीं ये अजाइलिटी दिखाने में हम लोग कम पड़ जाते हैं। प्लेंटिफ का देहांत हुआ हो या डिफेंडेंट का, द लॉ इज़ विद इन नेक्स्ट 90 days, ऑफ कोर्स आफ्टर हिज डेथ यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन रिकॉर्ड। और अगर ऐसा करने से आप चूक जाते हैं तब फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे।
कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि सूट एज अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पार्टी बीट प्लेंटिफ और डिफेंडेंट विल स्टैंड अबेटेड। दावा निरस्त हो जाएगा उस पक्षकार के अगेंस्ट जिसके वारस रिकॉर्ड पर लाने से आप रह गए। इसे हमारी कानूनी परिभाषा में अबेटमेंट कहते हैं। सूट स्टैंड्स अबेटेड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पार्टी हुज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। अब 90 दिन हो गए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रिकॉर्ड पर नहीं लाए गए, दावा अबेट हो गया, दावा निरस्त हो गया। अब फिर क्या करना होगा? अब फिर आपको एक एप्लीकेशन देना होता है अबेटमेंट को सेटिसाइड करने के लिए। दावा निरस्त करने का हुक्म जो कोर्ट ने जारी कर दिया है, इस ऑर्डर को सेटिसाइड करने के लिए आपने एक एप्लीकेशन लगाना होता है। और ये एप्लीकेशन लगाने के लिए भी एक काल मर्यादा है, एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। और वो क्या है? An application for setting aside abatement has to be filed within 60 days of the date of abatement order. 90 दिनों के अंदर में लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रिकॉर्ड पर लाए जाने चाहिए थे, लाए नहीं गए। Suit stands abated. The day on which the suit has abated, within next 60 days, you are required to make an application for setting aside the abatement. अब ये भी थोड़ा सा समझते चलिए कि कोई ज़रूरी नहीं कि कोर्ट जो है ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट इन सो मेनी वर्ड्स पास ही कर दे। कायदा ऐसा है कि 90 दिनों के अंदर में आपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को रिकॉर्ड पर नहीं लाया, दावा अपने आप अबेट हो जाएगा। कोर्ट अबेटमेंट की ऑर्डर करे नहीं करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बात को जान लीजिए कि 90 दिन हो गए और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रिकॉर्ड पर नहीं आए, 90 दिनों की समाप्ति पर दावा अपने आप अबेट हो गया, निरस्त हो गया। अब उसके बाद में अगले 60 दिनों में आपने जो है तो अबेटमेंट सेटिसाइड करने के लिए एप्लीकेशन लगाना है। हमारे वकील बंधु यहाँ पर थोड़ी सी, और हमारी वकील बहनें भी गड़बड़ कर देते हैं। वो ये डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते कि देयर इज अ पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर ब्रिंगिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन रिकॉर्ड। आई बिलीव आर्टिकल 121 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड देन आर्टिकल 122 ऑफ लिमिटेशन एक्ट प्रिस्क्राइबिंग पीरियड फॉर लिमिटेशन टू सेट असाइड अबेटमेंट। तो अबेटमेंट को सेट असाइड करने के लिए 60 डेज, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को रिकॉर्ड पर लाने के लिए 90 डेज। 90 डेज शुरू होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टी, और 60 डेज शुरू होंगे वो 90 दिनों का अवकाश समाप्त हो जाने पर जिसके बीच आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रिकॉर्ड पर लाने थे। अब फिर इसमें होता ये आप देखिए कि 90 दिन की कालावधि भी चली गई, 60 दिन की कालावधि भी चली गई, और अब आपने एप्लीकेशन करना है फॉर सेटिंग असाइड द अबेटमेंट, फॉर ब्रिंगिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन रिकॉर्ड। A further application will be required in order to condone the delay which has occasioned in setting aside the abatement and bringing the legal representatives on record। तो आपने अपना काम बढ़ा दिया। अगर सतर्क रहते और समय रहते वारस रिकॉर्ड पर ले आते, तब तो ये सारी उलझनें पेश नहीं आती। लेकिन 90 दिन का कालावधि हाथ से निकल गया, दावा अबेट हो गया। अबेट होने के बाद में 60 दिनों के अंदर उसे सेटिसाइड करने का भी कोई स्टेप नहीं लिया गया। अब तो आपके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर लॉन्ग ड्रॉन सा हो गया। अब एप्लीकेशन लगाइए अबेटमेंट सेटिसाइड करने के लिए। अबेटमेंट सेटिसाइड करने के लिए अगर 60 दिन के बाहर चले गए हैं आप, तो फिर डिले कंडोनेशन का एप्लीकेशन भी ज़रूरी होगा। इसी प्रकार से लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रिकॉर्ड पर लाने का एप्लीकेशन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को रिकॉर्ड पर लाने में जो दिरंगाई हुई है उसके लिए भी कहीं कोर्ट से डिले कंडोन करके मांगना होगा। अब कहीं ये सवाल पैदा हो जाता है कि वेदर वन एप्लीकेशन वुड बी सफिशिएंट एनफ फॉर क्लेमिंग ऑल दीज रिलीफ्स। अबेटमेंट भी सेटिसाइड करना है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी रिकॉर्ड पर लाने हैं, ये सब करने में जो डिले हुआ है उसको कंडोन भी करके लेना है। अप्रोप्रिएटली तो ये होना चाहिए, आप देखिए कि 4 अलग अलग एप्लीकेशन लगाए जाएं, लेकिन आपके काम को थोड़ा आसान कर दिया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स ने। कहीं पर हमें इस बात का संकेत मिलता है कि 4 एप्लीकेशन लगाने की बजाय अगर समझ लीजिए आपने 2 ही एप्लीकेशन लगा दिए, एक सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत और दूसरा ऑर्डर 22 के तहत फॉर सेटिंग असाइड अबेटमेंट, फॉर ब्रिंगिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन रिकॉर्ड, एक एप्लीकेशन इस प्रकार का समझ लीजिए ऑर्डर 22 CPC के तहत, और एक और एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। और इस एक एप्लीकेशन में
लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रिकॉर्ड पर लाने के लिए जो डिले हुआ है वो भी कंडोन करके मांग लें, और अबेटमेंट सेट असाइड करने के लिए जो डिले हुआ है उसको भी कंडोन करके मांग लें। लेकिन जो डिले का पीरियड है उसको अप्रोप्रिएटली काउंट करें, क्योंकि अंदाज़ा कीजिए इस बात का, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रिकॉर्ड पर लाने की जो मुद्दत थी 90 दिनों के भीतर पार्टी का देहांत हो जाने के बाद में, अब वहाँ का जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन, वहाँ का जो डिले है वो 90 दिन के बाद में जो 91 वाला दिन आएगा उस दिन से शुरू हो जाएगा। और अबेटमेंट सेट असाइड करने के लिए दावे के अबेट होने के बाद में 60 दिनों के बाद से आपका डिले शुरू हो जाता है। तो डिले को वर्कआउट करने में थोड़ा सा अरिथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करना होगा। इसको सतत इसे जो है ध्यान से कीजिए और अकॉर्डिंगली फिर एप्लीकेशन लगाइए। हमने माना कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और हाई कोर्ट के आदेश के चलते कोर्ट को कहीं इस बात का संकेत दिया गया है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में न पड़े। अगर समझ लीजिए एक ही एप्लीकेशन में सारे रिलीफ मांग लिए गए हैं, अप्रोप्रिएटली एनफ एप्लीकेशन को कंसीडर करें। लेकिन पर्सन टू पर्सन लोगों के अपने परसेप्शन होते हैं, और जज भी आखिर को एक आदमी ही है, उसके अपने परसेप्शन हो सकते हैं। सो इट इज़ बेटर टू अर्र ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ। और आप कोशिश कम से कम इतनी ज़रूर करें कि अगर 4 नहीं तो 2 एप्लीकेशंस तो कम से कम लगाइए। एक सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत डिले कंडोन करने के लिए, दूसरा 22 के तहत अबेटमेंट सेट असाइड करके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रिकॉर्ड पर लाने के लिए। हमने अपनी बात को समझाने की भरपूर कोशिश की है और उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में भी आ गई होगी। और अगर कोई बात समझने से रह गए हैं आप, तो कमेंट्स का कॉलम आपके लिए खुला हुआ है। अपने प्रश्नों को हमें ज़रूर पूछिए, आपके प्रश्नों का मुझे इंतज़ार रहता है। पता नहीं मेरी बात आपकी समझ में आती भी है या नहीं। आप प्रश्न नहीं करते हैं तो कहीं मुझे अंदेशा होने लगता है कि कई बात आपके सर के ऊपर से तो नहीं चली गई। उम्मीद है आपके सर के ऊपर से नहीं बल्कि दिल में उतर गई होंगी। आज के एपिसोड में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात रहेगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।